गुड मॉर्निंग एवरीवन, बीएड सेकंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज आपका टॉपिक है अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांत बाकी रह गए थे इसके। तो अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांत, अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांत एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यापक प्रक्रिया है, शिक्षक और छात्र के बीच चलती है। दोनों में से एक नहीं होगा तो ये प्रक्रिया असंभव होती है। बार बार इसे परिवर्तन किया जा सकता है। समय समय पर सुधार की जो स्थिति होती है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती रहती है। जो इसके सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, फर्स्ट पॉइंट है प्रभावी पृष्ठपोषण। प्रभावी पृष्ठपोषण का सिद्धांत। प्रभावी पृष्ठपोषण के सिद्धांत में हम लिखेंगे शिक्षक द्वारा किसी अधिगम गतिविधि को छात्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आकलन किया जाता है। आकलन के पश्चात जब छात्रों का अधिगम स्तर उस गतिविधि से उच्च स्तर होता है तो शिक्षक को उस गतिविधि से पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। प्रभावी पृष्ठपोषण का सिद्धांत। प्रभावी पृष्ठपोषण कि शिक्षक द्वारा कोई जब अधिगम गतिविधि छात्रों के लिए क्या करी जाती है, प्रस्तुत करी जाती है, छात्रों के लिए प्रस्तुत की जाती है। आकलन के पश्चात जब छात्रों का अधिगम स्तर आकलन करा, तर्कों का आकलन करने के पश्चात भी क्या हुआ, आकलन करने के बाद में छात्रों का अधिगम स्तर जो गतिविधि प्रस्तुत करी है या जिस गतिविधि से पाठ्यक्रम को सिखाने की कोशिश करी है, टॉपिक सिखाया गया है, उस गतिविधि से अगर उच्च व स्थायी होता है, आगे बढ़ता है, स्थायी होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बालक अंक प्राप्त करता है तो शिक्षक को उस गतिविधि से क्या प्राप्त होता है, पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। क्यों पृष्ठपोषण प्राप्त हुआ? एक तो बालक ने उस ज्ञान को स्थायी रूप से सीखा, कभी भी उससे हम जीवन में पूछ सकते हैं। दूसरा, बालक ने उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त करे और अच्छे अंक प्राप्त करे, शिक्षक का रिजल्ट अच्छा रहा। शिक्षक का रिजल्ट अच्छा रहा तो शिक्षक को क्या हुआ, उस गतिविधि से पृष्ठपोषण प्राप्त होता। दूसरा पॉइंट है छात्र सहभागिता। छात्र
सहभागिता का सिद्धांत। छात्र सहभागिता के सिद्धांत में हम लिखेंगे शिक्षक द्वारा किसी प्रकरण को सीखने के लिए छात्र को कोई गतिविधि प्रदान की गई। छात्र को यह गतिविधि रुचिपूर्ण लगनी चाहिए तथा उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। तभी उस अधिगम गतिविधि की उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। दूसरा पॉइंट है छात्र सहभागिता का सिद्धांत। छात्र सहभागिता का सिद्धांत क्योंकि जैसे पहले इसके अर्थ में ही हमने बता रखा है कि शिक्षक या छात्र अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया संभव नहीं होती है, क्योंकि जितना सहयोग छात्र का होता है उतना ही सहयोग शिक्षक का भी होता है। तो दूसरा पॉइंट है छात्र सहभागिता का सिद्धांत कि शिक्षक के द्वारा किसी प्रकरण या टॉपिक को सीखने के लिए छात्र को कोई गतिविधि प्रदान की गई है। मतलब एक अध्यापक ने कोई भी गतिविधि है टॉपिक से रिलेटेड सीखने के लिए छात्र को दी है, कोई कार्य दिया है। छात्र को यह गतिविधि रुचिपूर्ण लगनी चाहिए। रुचिपूर्ण लगेगी तो ही छात्र सीखेगा। रुचिपूर्ण गतिविधि नहीं होगी तो छात्र नहीं सीख पाएगा, और जब छात्र नहीं सीखेगा तो बालक की जो गतिविधि है वो क्या हो जाएगी, उस बिल्कुल बेकार या हम ये कह सकते हैं निरर्थक साबित होगी, क्योंकि उससे बालक ने कुछ भी नहीं सीखा। तो जो गतिविधि अध्यापक ने दी है वो छात्र के लिए रुचिपूर्ण होनी चाहिए तथा उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। अगर वृद्धि नहीं होती है तो गतिविधि उपयुक्त नहीं है, और गतिविधि अगर वृद्धि होती है अधिगम की उपयोगिता में तो ये सिद्ध हो जाता है कि वो जो गतिविधि है वो क्या है, उपयुक्त है, उपयोगी है, उसके माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है
समायोजन का सिद्धांत। शिक्षण समायोजन का सिद्धांत। शिक्षण समायोजन का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे एक शिक्षक के द्वारा विज्ञान विषय के अधिगम के लिए आकलन किया गया। इसमें जो अधिगम गतिविधि प्रदान की गई वह पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुई तो वह पुनः छात्रों के लिए द्वितीय अधिगम गतिविधि प्रदान करेगा। शिक्षण समायोजन का सिद्धांत। एक शिक्षक के द्वारा विज्ञान विषय के अधिगम के लिए आकलन किया गया। सपोज मान लो कि किया जाता है, तो इसमें जो अधिगम गतिविधि है जो प्रदान की गई है, जिस गतिविधि से सिखा रहा है शिक्षक, वह पूर्णतः अनुपयोगी सिद्ध हुई तो मतलब अगर उससे बालक के अधिगम स्तर में वृद्धि नहीं हुई और वो पूर्णतः क्या हुई, अनुपयोगी सिद्ध हुई, तो वह पुनः छात्रों के लिए द्वितीय अधिगम गतिविधि प्रदान करेगा। कि समायोजन कैसे हुआ? क्योंकि अध्यापक ने समझा कि जो गतिविधि से वो कोई भी विषय वस्तु है, किसी भी विषय की, अगर वो समझाने की कोशिश कर रहा है और उस गतिविधि से बालक को नहीं समझ में आ रही है विषय वस्तु, या वो पाठ्यक्रम या वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो अध्यापक उसकी जगह पुनः छात्रों के लिए समायोजन स्थापित करता, पुनः छात्रों के लिए द्वितीय अधिगम गतिविधि प्रदान करेगा। फोर्थ पॉइंट है अधिगम प्रभाव का सिद्धांत। अधिगम पर प्रभाव के सिद्धांत में हम लिखेंगे अधिगम गतिविधियां छात्रों की योग्यता रुचि व स्तर के अनुकूल
नहीं होती, नहीं होती, उनमें नहीं होती, तो उनमें सुधार करते हुए, सुधार करते हुए छात्रों की रुचि, योग्यता व स्तर के अनुकूल बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के अधिगम स्तर पर, सकारात्मक प्रभाव होता है। अधिगम पर प्रभाव का सिद्धांत मतलब सीखने के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अधिगम गतिविधियां छात्रों की योग्यता, रुचि, स्तर के अनुकूल नहीं होती, तो उनमें सुधार करते हुए, परिवर्तन करते हुए छात्रों की रुचि, योग्यता और स्तर के अनुकूल उसको क्या करा जाता है, बनाया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, छात्रों के अधिगम स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा छात्रों के अधिगम स्तर पर, तब तक जो भी गतिविधि शिक्षक प्रस्तुत करता है या सिखा रहा है वो सही नहीं है। सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो जो गतिविधि है जिसके माध्यम से सिखाया जा रहा है वो सही है, उपयुक्त है और उसका प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में हम लिखेंगे इसमें अधिगम, गतिविधियों में आवश्यक संशोधन करते हुए उनको समसामयिक व आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ
विकास का सिद्धांत, इसमें अधिगम गतिविधियों में आवश्यक संशोधन करते हुए करेंगे, चेंजेस करेंगे और करते हुए उनको क्या करा जाता है, समसामयिक या आधुनिक वर्तमान समय से जोड़ने वाला या वर्तमान के अकॉर्डिंग बनाने का उस विषय वस्तु को प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। फिर 6 पॉइंट है सुधार का सिद्धांत। सुधार का सिद्धांत, सुधार के सिद्धांत में हम लिखेंगे, एक शिक्षक के द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार करने के लिए अधिगम गतिविधि को प्रस्तुत किया जाता है। सुधार का सिद्धांत, जिसमें क्या करा जाता है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार करने के लिए क्या करा जाएगा, खेल आधारित अधिगम गतिविधि को प्रस्तुत किया जाता है, जो खेल से रिलेटेड हो, जिसके माध्यम से बालक ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सीख सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा 7 है। अभिप्रेरणा प्रभाव का सिद्धांत। को जब अपनी अधिगम गतिविधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाता है। तो उसके ऊपर तो पाठ्यक्रम सीखने के लिए
क्योंकि छात्र के द्वारा कोई विषय वस्तु को अध्यापक ने तो सिखा दी इजी से इजी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर छात्र को समझ में नहीं आ रही तो छात्र स्वयं क्या करेगा, उस पाठ्यक्रम को या विषय वस्तु को या उस टॉपिक को और सरल करते हुए खुद के अकॉर्डिंग किसी ना किसी चीज से रिलेटेड करते हुए समझने की कोशिश करेगा और समझने के साथ ही वो क्या करेगा, उसको सरल बनाते हुए सीखेगा। तो उससे क्या हो रहा है, उससे मोटिवेशन मिल रहा है, अभिप्रेरणा मिल रही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा बालक स्वयं सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है, क्योंकि जैसे जैसे उसको मोटिवेट किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, अपना एफर्ट डालेगा। अगर मोटिवेट ही नहीं करा जाएगा छात्र को तो छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित भी नहीं होगा। आज का मेरे कार्य प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांतों का वर्णन